नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया गया एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021। 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2020 के बीच में जितने भी इंटरनेशनल एंड नेशनल इवेंट्स हुए, उसमें से मैंने 10 ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके प्रीलिम्स 2021 का प्रिपरेशन में काम आ सकता है। आपकी रिविजन भी हो जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। Question number 1. Recently, East Asia Summit was held. Consider the following statements which are correct. वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर बता दीजिए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। दोस्तों, स्टेटमेंट 1 जो है, द ईस्ट एशिया समिट कंप्रेसेस द 10 मेंबर स्टेट्स ऑफ ASEAN ओनली एंड द रेस्ट आर ऑब्जर्वर मेंबर्स। देखो दोस्तों, ये गलत है। ASEAN में 10 मेंबर स्टेट्स है, 10 कंट्रीज है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। पर ईस्ट एशिया समिट में जो ASEAN मेंबर्स है 10, उसके अलावा और 8 मेंबर कंट्रीज भी है। वो क्या है हम देखते हैं। देखो दोस्तों, ईस्ट एशिया समिट कंप्रेसेस द 10 मेंबर स्टेट्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ASEAN, दैट इज ब्रूने, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये 10 हो गया ASEAN मेंबर स्टेट्स। इसके अलावा अलोंग विथ 8 मेंबर्स ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो टोटल कितने हो गए? 18 मेंबर्स हो गए ईस्ट एशिया समिट में। ईस्ट एशिया मेंबरशिप represents around 54% of world's population and accounts for 58% of global GDP. The EAS is an ASEAN standard forum. It can only be chaired by an ASEAN member. बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दोस्तों। जो ईस्ट एशिया समिट जो होता है उसको चेयर करेगा हमेशा एक ASEAN मेंबर ही। जो 8 मेंबर्स इधर लिखा है ना दोस्तों, ये पूरा 8, इसमें इंडिया भी है, ये कभी ईस्ट एशिया समिट को चेयर नहीं कर सकता। द चेयर ऑफ ASEAN इज ऑल्सो द चेयर ऑफ EAS। ये भी इंपॉर्टेंट है। ASEAN का जो चेयर रहेगा वो EAS का भी चेयर रहेगा। The role of ASEAN chair rotates annually between 10 ASEAN member states. जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है उसमें जो मेंबर्स है वही ईस्ट एशियन समिट को भी चेयर करेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 2. Recently, Lonar Lake in Maharashtra and Sur Sarovar Lake in Uttar Pradesh have been added to the Ramsar sites. Consider the following statements about Ramsar sites which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बता दीजिए। आई होप आपने आंसर किया होगा पॉज करके। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। दोस्तों, तीनों स्टेटमेंट सही है। एक बार एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। देखो दोस्तों, रामसार साइट्स आर वेटलैंड्स दैट हैव इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। द टर्म वाज कॉइन्ड व्हेन द इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स वाज साइंड एट ए सिटी ऑफ ईरान कॉल्ड रामसार। देखो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे रामसार नाम कहां से आया। ये जो कन्वेंशन है ना दोस्तों, रामसार कन्वेंशन, ये साइन हुआ था ईरान की एक सिटी है रामसार उधर, इसलिए रामसार कन्वेंशन बोलते हैं। और जो साइट्स है, जो वेटलैंड्स है, जो आइडेंटिफाई करते हैं कंजर्वेशन के लिए, उसका नाम भी रामसार साइट्स रखा जाता है। वैसे दोस्तों देखा जाएगा तो जितने भी इंटरनेशनल कन्वेंशन होते हैं उसका नाम अगर देखोगे ना, जहां साइन हुआ वही नाम रख देता है, ठीक है। Any wetland site which has been listed under the Ramsar Convention that aims to conserve it and promote sustainable use of its natural resources is called a Ramsar site. ठीक है, तो बेसिकली वेटलैंड का कंजर्वेशन रामसार साइट्स में करते हैं। जितने भी वेटलैंड्स है उसी को आइडेंटिफाई करते हैं। What is Ramsar Convention? Ramsar Convention is known as the Convention of Wetlands. It was established in 1971 by UNESCO and came in force in 1975. तो इसको एस्टैब्लिश कौन किया? यूनेस्को ने किया। India is a party to the Ramsar Convention. India signed under it on 1st February 1982. ये डेट्स वगैरह याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको ये याद होना चाहिए, इंडिया रामसर कन्वेंशन में एक पार्टी है। As of November 2020, there are 41 रामसर साइट्स इन इंडिया। देखो दोस्तों, रिसेंटली ये जो 2 मैंने क्वेश्चन में पूछा था वो ऐड हुआ था, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पज के लिए। वैसे और कुछ इंफॉर्मेशन है। चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया। चिल्का लेक जो उड़ीसा में है। चिल्का लेक एंड क्योलादियो नेशनल पार्क राजस्थान वेर रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश हैज द मोस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया। इट हैज 8 इंडियन वेटलैंड्स। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स आपको मिलेगा।
और स्मॉलेस्ट वेटलैंड ऑफ इंडिया रेणुका वेटलैंड इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, मतलब रेणुका वेटलैंड इन हिमाचल प्रदेश है इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट वेटलैंड। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ट्रिस्टान डा कुन्हा रिसेंटली सीन इन न्यूज? ट्रिस्टान डा कुन्हा ये क्या है, आप लोग बता दीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए स्मॉल चेन ऑफ आइलैंड्स विच वाज डिक्लेयर्ड द लार्जेस्ट फुल्ली प्रोटेक्टेड मरीन रिजर्व ऑफ अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो दोस्तों ये देखो, ट्रिस्टान डा कुन्हा का लोकेशन क्या है, ये हमारा साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, दोनों के बीच में आता है ट्रिस्टान डा कुन्हा, एक स्मॉल चेन ऑफ आइलैंड है। द आइसोलेटेड यूके ओवरसीज टेरिटरी, तो एक यूके ओवरसीज टेरिटरी है, बेसिकली यूनाइटेड किंगडम का एक ओवरसी टेरिटरी है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम जो है काफी ऊपर है, इसका एक टेरिटरी है ट्रिस्टान डा कुन्हा, स्मॉल चेन ऑफ आइलैंड्स है। इट वाज डिक्लेयर्ड द लार्जेस्ट फुल्ली प्रोटेक्टेड मरीन रिजर्व ऑफ अटलांटिक ओशन। अब जो ट्रिस्टान डा कुन्हा है, इसको पूरा के पूरा एरिया एक फुल्ली प्रोटेक्टेड मरीन रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया। मरीन रिजर्व मतलब क्या दोस्तों, एक एरिया अगर रिजर्व बना दिया, जैसे फॉरेस्ट है या कोई सी एरिया है, तो उधर बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस आ जाता है। जैसे इंडिया में भी है दोस्तों, साउथ में जाएगा तो गल्फ ऑफ मानार है, गुजरात में है, ठीक है, तो कई जगह में रिजर्व बना देते हैं, मरीन रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, फॉरेस्ट रिजर्व। इस तरह इधर भी एक मरीन रिजर्व बना दिया। इससे क्या फायदा होगा, दिस विल प्रोहिबिट सैंड एक्सट्रैक्शन, बॉटम ट्रोलिंग, फिशिंग एंड डीप सी माइनिंग। इस तरह का जो काम है, सैंड एक्सट्रैक्शन करना, बॉटम ट्रोलिंग, फिशिंग करना, मतलब मशीन के साथ जो फिशिंग करते हैं, डीप सी माइनिंग करना, ये सब अब नहीं होगा। इट इंक्लूड्स 6,87,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ वाटर इन द अटलांटिक ओशन। ठीक है, ये जो एरिया बोल रहे हैं, इट इज ए स्मॉल चेन ऑफ आइलैंड्स इनहेबिटेड बाय लेस देन 300 ह्यूमंस। इट इज लोकेटेड एट 6,000 माइल्स फ्रॉम लंडन इन द साउथ अटलांटिक ओशन, जो साउथ अटलांटिक ओशन में है, लंदन से 6,000 माइल दूर है। ठीक है, वाटर्स अराउंड द आइलैंड आर द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। इट इज होम टू tens of millions of seabirds, unique lamberts। तो बेसिकली इधर का जो बायोडाइवर्सिटी भी काफी अच्छा है, इसके बारे में बात किया हुआ है इधर। क्वेश्चन नंबर 4, द होलसेल प्राइस इंडेक्स इंक्रीज टू 1.48% इन अक्टूबर 2020। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बता दीजिए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2, 3 एंड 4 ओनली। मतलब स्टेटमेंट 1 क्या है, द बेस ईयर ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स इज 2004-2005। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि ये रिसेंटली चेंज हुआ था। रिसेंटली मतलब 1-2 साल हो गया, इसको चेंज किया गया, ये हम आगे देखेंगे। देखो दोस्तों, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। The wholesale price index increased to 1.48% in October 2020. This was the highest in past 8 months, right? It represents the price of wholesale goods. It mainly focuses on goods traded between corporations. The main objective of WPA is to monitor price drift. It helps to assess microeconomic and macroeconomic conditions of the economy. देखो दोस्तों, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन की बात किया जा रहा है। इसके बारे में हर्षित शाह ने ऑलरेडी वीडियो कर चुका है, बहुत बार बताया होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में। ये बेसिकली होलसेल प्राइस का जो चेंजेस है वो मॉनिटर करते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन इधर। इंडिया फेस द हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट ऑफ 34.68% इन सितंबर 1974। सितंबर 1974 को सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन रेट इंडिया में हुआ था, वो भी 34.6%। द WPA रिलीज कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बेस ईयर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो बेस ईयर ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो 2011-12 है। एर्लियर था 2004-5। ठीक है, 2017 में रिवाइज किया था। अब अगर आपसे पूछे होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर क्या है, 2011-12 है। द प्राइमरी आर्टिकल्स, देखो ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, प्राइमरी आर्टिकल्स यूज टू कैलकुलेट WPA आर डिवाइडेड इनटू फूड आर्टिकल्स एंड नॉन फूड आर्टिकल्स। देखो होलसेल प्राइस इंडेक्स में चीज़ों की प्राइस की जो ड्रिफ्ट है उसको जब मॉनिटर करते हैं तो दो तरह की चीज़ें हैं, एक फूड आर्टिकल्स है, एक नॉन फूड आर्टिकल्स है। फूड आर्टिकल्स में दोस्तों वही आएगा जो पैडी, सीरियल्स, व्हीट, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नॉन फूड आर्टिकल्स में मिनरल्स, ऑयल सीड्स एंड क्रूड पेट्रोलियम आता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस WPA बास्केट ऑल्सो इंक्लूड्स फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में बहुत सारे चीज आते हैं दोस्तों। देखो क्या क्या आ रहा है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंक्लूड्स अपैरल्स, टेक्सटाइल्स, पेपर, प्लास्टिक, सीमेंट, मेटल्स एंड मेनी मोर। तो बेसिकली हर चीज आ जाता है, पर क्या क्या आता है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चंस पूछा जाता है। मैंने जैसे पूछा इतनी
आसान से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 5, परम सिद्धि, a high performance computing artificial intelligence HPC AI supercomputer secured rank 63 in top 500 most powerful non-distributed computer system list in the world. Consider the following statements which are correct. वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बता दीजिए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। मतलब स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। क्या लिखा है? इट इज ए नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम, ऑल द कंपोनेंट्स आर इन ए सिंगल लोकेशन विच आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। जो न्यू दिल्ली लिखा है वो गलत है दोस्तों, एक्चुअली यह है पुणे में। कुछ एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या है। परम सिद्धि, एक मिनट, परम सिद्धि is a high performance computing artificial intelligence supercomputer that was established at CDAC। CDAC है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इंडिया। ठीक है, तो इधर डेवलप हुआ था अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। देखो दोस्तों, सुपर कंप्यूटर्स के लिए एक मिशन, एक स्कीम लाया था गवर्नमेंट ने, एक मिशन बेसिकली नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। अब इसका रैंकिंग 63, अच्छा रैंकिंग है, 63 रैंक मिला है मोस्ट पावरफुल नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम लिस्ट इन द वर्ल्ड। देखो दोस्तों, नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम का मतलब क्या होता है? इधर लिखा है देखो, इन ए नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम ऑल द कंपोनेंट्स आर इन ए सिंगल लोकेशन। ठीक है, इसकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना जो कंप्यूटर सिस्टम का, ये सब एक ही लोकेशन में होगा। सुपर कंप्यूटर मतलब बहुत सारे कंपोनेंट्स रहता है। इन केस ऑफ परम सिद्धि, ऑल ऑफ इट्स कंपोनेंट्स आर लोकेटेड इन पुणे। India aims to enable and empower the technology used in creating Param Siddhi across multidisciplinary challenges in agriculture, healthcare, energy, education, space, cybersecurity, weather and artificial intelligence application। ये इन सब फील्ड में काम आएगा ये। अब इंडिया इज करंटली इंप्लीमेंटिंग थर्ड फेज, फर्स्ट एंड सेकंड फेज ऑलरेडी सक्सेसफुली बीत चुका है। अब थर्ड फेज ऑफ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन चल रहा है दोस्तों। ठीक है, इसकी मेन एम क्या है? इट इज टू इंस्टॉल 70 सुपर कंप्यूटर्स इन कंट्री इन 3 phases। इन ऑर्डर टू अचीव दिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉटेड 4,500 करोड़, बजट में 4,500 करोड़ अलोकेट किया है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन में। ये 2015 में अनाउंस हुआ था। इट विल सपोर्ट डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया। देखो दोस्तों, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे हमारे जो स्कीम्स है, इसमें ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है जो सुपर कंप्यूटर्स है, बहुत काम आएगा। Under the mission, the first computer of India was installed at IIT BHU Varanasi. It was named Param Shivai। तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया इसी मिशन में, मतलब नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंदर जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल हुआ था IIT वाराणसी में, इसका नाम था परम शिवाय। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर डीम्ड फॉरेस्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज। चारों स्टेटमेंट्स को ठीक से पढ़ लीजिए और आंसर बता दीजिए। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी, लैंड ट्रैक्स दैट अपीयर टू बी फॉरेस्ट बट हैव नॉट बीन नोटिफाइड एज फॉरेस्ट इन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ और गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। देखो दोस्तों, वेरी सिंपल स्टेटमेंट है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका रिसेंटली अनाउंस्ड दैट इट विल सून डिक्लासिफाई 6.64 लाख हेक्टेयर्स ऑफ 9.94 हेक्टेयर्स ऑफ डीम फॉरेस्ट इन द स्टेट्स। दिस इज अराउंड 67% ऑफ डीम फॉरेस्ट लैंड। देखो दोस्तों, ये न्यूज आया था कर्नाटका स्टेट से, हर्षित सर ने न्यूज कवर भी किया था करंट अफेयर्स में। अब देखो डीम फॉरेस्ट क्या होता है दोस्तों। These are land tracts that appear to be forest but have not been notified as forest in historical records or government records। देखो दोस्तों, हमारे कंट्री के अंदर जितने भी फॉरेस्ट है ना, वो सब नोटिफाइड रहता है। पूरा इसकी जो डिटेल्स है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर रहता है। ठीक है, अब डीम फॉरेस्ट मतलब वही है, हमें दिखेगा, हमें दिखने में लगेगा कि ये फॉरेस्ट है, पर कोई गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में ये फॉरेस्ट क्लासिफाइड नहीं किया हुआ है। तो इस तरह की जो एरियाज को डीम फॉरेस्ट बोलते हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। द डीम फॉरेस्ट कंप्रेसेस 1% ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन इंडिया। देखो दोस्तों, पूरी कंट्री के जो फॉरेस्ट लैंड, इसकी 1% डीम फॉरेस्ट है। अब 1% मतलब कम मत समझिएगा, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया में 1% मतलब बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में यह बता दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया के अंदर कितने परसेंटेज फॉरेस्ट एरिया है। द स्टेट्स ऑफ फुल लिबर्टी इन डिफाइनिंग द डीम फॉरेस्ट। देखो स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट के पास पूरी लिबर्टी दिया हुआ है डिफाइन करने के लिए डीम फॉरेस्ट। द उत्तराखंड गवर्नमेंट इन नवंबर 2019 डिफाइंड डीम फॉरेस्ट एज अ फॉरेस्ट लैंड विद ट्रैक्स ऑफ 10 हेक्टेयर्स एंड हैविंग कैनोपी डेंसिटी ग्रेटर देन 60%। ठीक है, मतलब 10 हेक्टेयर्स का एंड हैविंग कैनोपी डेंसिटी 60%। मतलब अगर कोई एरिया दिखा
उसको नोटिफाई नहीं किया हुआ है। अब इसको फॉरेस्ट नोटिफाई करने में जो क्राइटेरिया चाहिए वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। अब देखो इसमें क्या है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या किया है, कैनोपी डेंसिटी। कैनोपी मतलब क्या है, मान लो ये ट्री है, ट्री का जो ऊपर वाले एरिया ना दोस्तों, इसको कैनोपी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी जो डेंसिटी है, मतलब बहुत सारे ट्रीज रहेगा तो ये पूरा जो डेंसिटी है पूरा मिला के ये 60% है, 60% ऊपर है पूरा फॉरेस्ट का, तो वो डीम फॉरेस्ट डिक्लेयर कर देगा, राइट। Question number 7. Recently, the Supreme Court of India issued notice on petition against the election of the Union EAM as Jaishankar to Rajya Sabha. Consider the following statements regarding Representation of People Act 1950 which are correct. दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है जयशंकर साहब को एक नोटिस भेजा, क्योंकि गुजरात के एक एमएलए का कंप्लेंट आया था, उनका जो राज्यसभा में इलेक्शन हुआ था वो भी गुजरात से, वो ठीक से नहीं हुआ करके। पर ये जो केस है वो हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा मेंबर है हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, लोकसभा मेंबर नहीं है। उनका इलेक्शन हुआ गुजरात से, और जब हमारी जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, वो भी पहले राज्यसभा मेंबर थे, और हमारी जो और एक मिनिस्टर है स्मृति ईरानी, वो भी राज्यसभा मेंबर थी, पर अभी वो दोनों लोकसभा से चुन के आ गया। तो ये दोनों पहले राज्यसभा मेंबर थे गुजरात से, ये दोनों जब लोकसभा में चुन गया तो दो राज्यसभा का सीट्स उधर वेकेंट हो गया, तब जाके ये हमारा जयशंकर साहब का नंबर लग गया गुजरात से। पर जयशंकर साहब का जो चुनाव हुआ राज्यसभा में गुजरात से अमित शाह जी और स्मृति ईरानी के बाद जो हुआ वो ठीक से नहीं हुआ, इलेक्शन कंडक्ट ऑफ कोड के रूल्स के हिसाब से नहीं हुआ करके एक कंप्लेंट आया था, ठीक है। तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में जो राज्यसभा इलेक्शन के बारे में 2 पॉइंट्स है, ये इधर 2 स्टेटमेंट लिखा हूं, इसके आंसर आप बता दीजिए। आई होप आपने दोनों स्टेटमेंट्स ठीक से पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो बेसिकली राज्यसभा इलेक्शन से कंसर्न था। द आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। देखो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, द बाई इलेक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड विद इन 6 months ऑफ ऑकरेंस ऑफ वैकेंसी। अगर वैकेंसी आ गया कुछ भी रीजन से, तो 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होना चाहिए, ये कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, राइट दोस्तों। However, this factor need not be considered if the remainder of the term of the member is less than 1 year। देखो, अगर नया चुन के जाना है, ऐसा नहीं कि उसको 1 साल के कम में उसका जो बाकी जो टेन्यूर बचा हुआ है वो 1 साल से नीचे है, तो इलेक्शन करना कोई जरूरी नहीं है, वो वैकेंट ही रहेगा, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर अगला इलेक्शन हो जाएगा ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है सही है दोस्तों। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स लिखा हूं। आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू 329 में हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का क्लॉजेस मिलेंगे। देखो दोस्तों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए भी, हम बहुत सारे आर्टिकल्स कोट कर सकते हैं इसमें। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द वॉचडॉग ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री एंड आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इट्स एस्टैब्लिशमेंट। अगर आपसे पूछे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एस्टैब्लिश हुआ वो कौन से आर्टिकल के अंदर हुआ, आर्टिकल 324। In this context, Parliament has enacted the Representation of People Act (RPA) 1950 and Representation of People Act 1951। ठीक है, तो बाकी जो 2 स्टेटमेंट है हमारे क्वेश्चन में था वही लिखा हूं, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू G20 ट्रोइका। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन इज और आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बता दीजिए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए, 1 ओनली, मतलब इट इज ए 3 member कंट्री कमिटी चेयर्ड बाय करंट समिट प्रेसिडेंसी ऑफ G20। बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 जो है गलत है, इंडिया हैड रिसेंटली एंडेड G20 ट्रोइका। दोस्तों ये समझने के लिए आपको G20 ट्रोइका क्या है समझना पड़ेगा। बहुत ही इजी टर्म है दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूं, 1 मिनट। देखो दोस्तों, G20 सबसे पहले क्या है मैं समझाता हूं। आपको पता है, ये बहुत बार समझाया भी हूं, हर्षित सर ने भी समझाया है। द G20 इज एन इंटरनेशनल फोरम ऑफ द गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स फ्रॉम 19 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो G20 समिट अभी रिसेंटली कहा हुआ था, सऊदी अरेबिया में हुआ था। ठीक है, तो ये एक इंटरनेशनल फोरम है, फाउंडेड इन 1999 विद द एम टू डिस्कस पॉलिसी पर्टेनिंग टू द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसलिए इसमें सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का एक फोरम भी बोला जाता है।
The G20 has expanded its agenda since 2008 and heads of government or heads of state as well as finance ministers, foreign ministers, think tanks have periodically conferred some summits ever since. देखो दोस्तों G20 समिट तो हो रहा है सऊदी अरब में। अब बीच बीच में कोविड-19 की वजह से बहुत सारा वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस हो रहा है, कभी फिनेंस मिनिस्टर्स का, ठीक है, कभी फॉरेन मिनिस्टर्स का। तो G20 समिट में सब इंक्लूडेड है। पहले जब फॉर्म हुआ था तब इसका काम क्या था, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी था। अब बढ़ बढ़ के बहुत सारी चीजें ये डिस्कस करते हैं। अब इट सीक्स टू एड्रेस इश्यूज दैट गो बियॉन्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर इसकी जो एजेंडा में लिखा हुआ है इससे बाहर भी कुछ चीज आया वो भी डिस्कस कर लेते हैं G20, ठीक है। अब G20 ट्रोइका क्या है दोस्तों, देखो G20 ट्रोइका इज ए 3 member कंट्री कमिटी चेयर्ड बाय करंट समिट प्रेसिडेंसी, द 2019 प्रेसिडेंसी एंड द फ्यूचर समिट प्रेसिडेंसी। दोस्तों G20 ट्रोइका मतलब वही होता है करंट जो होल्ड चेयर करेगा G20 मीटिंग, ठीक है, जैसे अभी सऊदी अरब है। अगले साल जो होल्ड करेगा मतलब 2021 में जो होल्ड करेगा और 2019 में जो होल्ड किया था, ये तीनों के कमिटी बनता है, इसको बोलते हैं G20 ट्रोइका, ठीक है। तो पिछली बार मेरे हिसाब से जापान में हुआ था, अब इस बार हो रहा है सऊदी अरेबिया में और अगले साल 2021 में होने वाला है इटली में। तो ये तीनों भी एक कमिटी 3 member कंट्री कमिटी बन गया, तो वही है G20 ट्रोइका, राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइक्रोवेव वेपन सिस्टम विच आर करेक्ट। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बता दीजिए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। माइक्रोवेव वेपन सिस्टम रिसेंटली न्यूज में आ रहा था, एक आर्टिकल छपा था, चाइनीज ये बोला था कि इंडो चाइना जो क्लैशेस हुए गलवान वाली में, उसमें चाइना ने माइक्रोवेव वेपन्स का इस्तेमाल किया करके। अब दोस्तों माइक्रोवेव वेपन सिस्टम या डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम के बारे में हर्षित सर ने एक जबरदस्त वीडियो बना रखा है हमारे चैनल में, अब जाके देखिए, आपको फुल थ्रू इंफॉर्मेशन मिल जाएगा माइक्रोवेव वेपन सिस्टम के बारे में। अब हम ये सवाल पे आते हैं, दोनों स्टेटमेंट सही बोल रहा है, इसको समझाने के लिए मुझे आपको माइक्रोवेव का प्रिंसिपल समझाना पड़ेगा। वैसे आपको पता होगा, फिर भी मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूं। देखो दोस्तों, इस दुनिया में जितनी भी चीज है ना, सबका एक फ्रीक्वेंसी रहता है, ठीक है, हर चीज का एक फ्रीक्वेंसी रहता है। वैसे पानी का फ्रीक्वेंसी ले लो, वाटर का, वो है 2.45 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। अब एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल में बता रहा हूं फिजिक्स का, जब दो फ्रीक्वेंसी जो सेम फ्रीक्वेंसी मीट करते हैं ना दोस्तों, तो जो रिजल्टेंट है वो वाइब्रेट होने लगता है। समझे आप? मतलब मान लो ये माइक्रोवेव वेपन है, सॉरी माइक्रोवेव ओवन है, इसके अंदर बर्तन है, ये बर्तन के अंदर में हमने खाना रखा और अंदर डाल दिया, ठीक है। खाना में कुछ भी हो सकता है, सब्जी हो सकता है, चिकन हो सकता है, मटन हो सकता है। अब हर चीज के अंदर पानी है दोस्तों। अब सब्जी ले लो, कैरेट ले लो, ब्रिंजाल ले लो, कुछ भी ले लो, उसके अंदर पानी का कंटेंट तो है ही। वैसे हर चीज में, हर खाने में पानी का कंटेंट रहता है, ठीक है। अब इसमें हमने ये खाना डाल दिया बर्तन में और माइक्रोवेव ओवन का अंदर डाल के बंद कर दिया। अब ये माइक्रोवेव के अंदर एक मैग्नेट्रॉन है, ये मैग्नेट्रॉन क्या करता है, इसमें सेट किया हुआ एक फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में ये एमिट करता है माइक्रोवेव्स। ये फ्रीक्वेंसी है 2.45 गीगाहर्ट्ज, जो पानी का फ्रीक्वेंसी से मिलता है। अब जब ये माइक्रोवेव ओवन के अंदर मैग्नेट्रॉन 2.45 गीगाहर्ट्ज का माइक्रोवेव्स एमिट करते हैं, ये इधर उधर टकरा के जाके हमारा बर्तन के अंदर जो खाना है उसमें जाके गिरेगा। अब खाने के अंदर, क्या खाना मतलब सब्जी ले लो, चिकन ले लो, मटन ले लो, उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसकी फ्रीक्वेंसी भी तो सेम है, 2.45 है। ये दोनों फ्रीक्वेंसी जब मिलते हैं तब क्या होगा, इसके अंदर जो खाना होगा ना वो वाइब्रेट होने लगता है। हमें नेकड ऐसे दिखेगा नहीं, फिर भी इसके अंदर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स, वो वाइब्रेट होने लगता है, बेसिकली हिलने लगता है। हिलने से क्या होगा, वाइब्रेट होने से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। वो जो हीट है वो पूरे खाने के अंदर फैल जाएगा और पक जाएगा। इसलिए आप बोलते हैं ना, माइक्रोवेव ओवन के अंदर जब हम चिकन रखता है तो पूरा पकता है, अंदर तक पकता है, क्योंकि वो पानी हर जगह है ना, तो पूरा पानी वाइब्रेट होने लगता है और वो गर्म होने लगता है। अब आपको इसका बेसिक प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली यही है, जब भी कोई सेम फ्रीक्वेंसी मिलता है तो जो रिजल्टेंट है वो वाइब्रेट होने लगता है। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स विच हैव ए सिमिलर इफेक्ट लेके माइक्रोवेव ओवन। तो सही में माइक्रोवेव वेपन सिस्टम में क्या होगा, सेम माइक्रोवेव के अंदर जो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं ना, वो अगर हमारे शरीर में अगर अप्लाई करेगा तो क्या होगा,
शरीर के अंदर भी पानी है, हमें पता है हमारे शरीर में 75% पानी है। अगर माइक्रोवेव हमारे शरीर में अगर भेज दिया तो क्या होगा, हमारे शरीर भी गर्म होने लगेगा, हमारे शरीर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट होने लगेगा, क्योंकि हमारी शरीर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी है और जो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी है वो मिलेगा और जो रिजल्टेंट है वाइब्रेट होने लगेगा। और वाइब्रेट होने लगने से क्या होगा, सडनली हमारी बॉडी टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाएगा और हमें बहुत प्रॉब्लम आ सकता है इसमें से। सडनली 5, 6, 7, 8, 10 डिग्री तक अप हो जाएगा और हमें मौत तक हो सकता है। तो जो माइक्रोवेव वेपन सिस्टम है ना, ये बेसिकली यही है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 10, द फिलीपींस टाइगर रिजर्व एंड उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बैक्ड द फर्स्ट इंटरनेशनल अवार्ड TX2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। टाइगर रिजर्व्स का, टाइगर पॉपुलेशन के बारे में क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बता दीजिए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन A, 1 ओनली। क्या लिखा है? द चेयरमैन ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज द मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। देखो दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर, एक टाइगर टास्क फोर्स क्रिएट हुआ था बहुत पहले, उसके बाद एक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी क्रिएट हुआ था। मतलब जो टाइगर टास्क फोर्स था उसके बाद ही हुआ था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बहुत पहले। इसकी जो चेयरमैन है ना दोस्तों, वो हमारी जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। अब कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी है। अब ये जो स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखा है? द टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया हैव बीन डिक्लाइनिंग एट ए रेट ऑफ 6% per annum सिंस 2006। बिल्कुल गलत है, 6% रेट से इंक्रीज होता जा रहा है। इंडिया इज नॉट अमंग द 13 टाइगर रेंज कंट्रीज वर द टाइगर स्टिल रोम अराउंड फ्रीली। गलत है, इंडिया भी 13 टाइगर रेंज कंट्रीज में है दोस्तों। बंगाल टाइगर अपना फेमस है दोस्तों। टाइगर रेंज कंट्रीज क्या है मैं आपको बता देता हूं। There are 13 tiger range countries where the tigers still roam around freely। टाइगर्स जहां फॉरेस्ट के अंदर रोम अराउंड फ्रीली, आराम से घूम सकते हैं, उस एरिया जहां है उसको बोलता है टाइगर रेंज कंट्रीज। द क्राइटेरिया ऑफ रोम अराउंड फ्रीली इज इंपॉर्टेंट बिकॉज टाइगर्स नीड ह्यूज टेरिटरीज। टाइगर्स को अगर आराम से घूमना है, मतलब फैल के घूमना है, तो उनको बहुत बड़ा एरिया चाहिए, और बहुत बड़ा एरिया जिस कंट्री में है उसको टाइगर रेंज कंट्रीज बोलते हैं। ए मेल टाइगर को कितना चाहिए? 60 to 100 स्क्वायर किलोमीटर चाहिए और फीमेल को 20 स्क्वायर किलोमीटर चाहिए। ठीक है। अब देखो दोस्तों, फिलीपींस टाइगर रिजर्व के बारे में। फिलीपींस टाइगर रिजर्व एंड उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक अवार्ड मिला TX2। क्यों मिला? इन्होंने टाइगर्स का जो नंबर है फिलीपींस टाइगर रिजर्व में उसको डबल कर दिया 4 साल में। बहुत अच्छी बात है। फिलीपींस का है, उत्तर प्रदेश में है। अब टाइगर सेंसस की बात किया जाए, 2967 टाइगर्स है अभी इंडिया में। दिस हैज इंक्रीज बाय 33%। 2014 से अगर कंपेयर करोगे तो 33% का इंक्रीज है। 2006 से देखा जाएगा तो हर साल 6% इंक्रीज हो रहा है। मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स फॉलोड बाय कर्नाटक एंड उत्तराखंड। सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन हमारा मध्य प्रदेश में है, इसके बाद कर्नाटका में है और उत्तराखंड में है। अब टाइगर रेंज कंट्रीज की बात किया था मैंने, जो 13 टाइगर रेंज कंट्रीज कौन कौन सा है इधर लिखा है। इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया, चाइना, रशिया, मलेशिया, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम एंड नेपाल। इसमें खासियत क्या है दोस्तों, मैक्सिमम जो है एशियन कंट्रीज है। ठीक है। तो दोस्तों हमारे मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 इधर खत्म हो रहा है। उम्मीद है आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मेरे वीडियो, ये लेक्चर आपको पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। आप लोगों की वैल्यूएबल कमेंट्स आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। लेक्चर की PDF चाहिए आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।